नमस्कार आप सभी को। आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए बहुत उपयोगी, बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप जिस फील्ड में हैं और जिस फील्ड में रह करके आप लोगों को सर्विस देना चाहते हैं, उसके अलावा लोगों को गाइड करना चाहते हैं, लोगों को सही डायरेक्शन देना चाहते हैं, लोगों को थेरेपी देना चाहते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को समझ करके उनको सही तरीके से सोल्यूशन बताना चाहते हैं, आपको इस चीज को समझना, जानना और इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप हेल्थ एक्सपर्ट बनने की कोशिश में हैं, आप वेलनेस कोच बनने की कोशिश में हैं, आप अपना हेल्थ सेंटर, अपना डेमो सेंटर, अपना वेलनेस सेंटर स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। तो अगर आप इस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके पास बेहतरीन एक्विलाइफ जैसा डिवाइस है भी, और नहीं है तो आप इसको अपने पास बुला लीजिए, अपने पास ले लीजिए, अपने पास इसको रख लीजिए। अगर आप इसको रख लेंगे तो इस डिवाइस का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे झंझटों से मुक्ति पा सकते हैं और अपने दो हाथ को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यानी एक व्यक्ति से अनेक व्यक्ति में आप कन्वर्ट हो सकते हैं, अपने टाइम को लिवरेज कर सकते हैं। लेकिन कब? जब इसके सिस्टम को समझेंगे, तब इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, तब इसके रूल्स को समझेंगे, तब ये आपके लिए काम करेगा। नहीं तो आप इनके लिए काम करेंगे। तो क्या है वो तरीका, क्या है फॉर्मूला, उसके बारे में समझते हैं, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा और आपका समय भी बचेगा और ये डिवाइस आपके लिए काम करेगा और लोगों को सही बेनिफिट दे पाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी विषय पे, जिसका नाम है एक्विलाइफ। और एक्विलाइफ की ट्रेनिंग यहां से स्पेशल शुरू होने वाली है, तो ध्यान से इसको सुनिएगा, समझिएगा। और आपने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। हमने इसके बारे में विस्तार से बताया, कैसे डिवाइस है, किस किस सिस्टम पे काम करती है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर और मैग्नेटिक थेरेपी का एक बेहतरीन संयोग है, एक कंबाइंड टेक्नोलॉजी के रूप में काम करती है, जिसका नाम है एक्विलाइफ। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपी मेथड पे काम करती है और इस एक्विलाइफ डिवाइस का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा विस्तार से इसकी हिस्ट्री को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। एक्विलाइफ मैग्नेटिक वेव डिवाइस एक ऐसा उत्पाद है, एक ऐसा डिवाइस है जो 5000 साल पुरानी पारंपरिक चीनी एक्यूपंक्चर चिकित्सा ज्ञान और आधुनिक प्रतीक्षा रोकथाम चिकित्सा तकनीक के संयोजन से बना हुआ है। यानी आपके बॉडी की प्रॉब्लम को समझ करके और उसको दूर करने का वो तरीका विकसित किया जाता है, या उस तरीके के माध्यम से काम करती है ये उत्पाद। यानी ये डिवाइस हाथ के अग्रभाग की, आपके हाथ के अगले हिस्से की उत्तेजना के माध्यम से, सेंसेशन के माध्यम से अतिरिक्त चुंबकीय तरंगों का उपयोग करके शरीर के सूक्ष्म परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन में सुधार कर सकता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता भी है। इसके अलावा यह एक हल्का गर्म मालिश भी प्रदान करता है। कभी कभी ये डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथ गर्म भी महसूस होने लगते हैं। और अगर आपको सेंसेशन नहीं हो रहा है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोगों को सेंसेशन महसूस नहीं होता है। क्यों? उनका ब्लड सर्कुलेशन वीक होता है, स्किन ठीक होता है और हो सकता है डायबिटीज से उनकी बॉडी ज्यादा प्रभावित हो, उसके कारण भी सेंसेशन नहीं होता है। उनको मालिश करना जरूरी है हाथ का, या बीसीएम मशीन पे रख करके आप थेरेपी ले सकते हैं, मल्टीफंक्शनल हेड केयर ऑपरेटर से ले सकते हैं, या ऑयल लगा करके, मॉइस्चराइजर लगा कर अच्छे से रब करेंगे थोड़ी देर, तो आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। तब आप इसे डायग्नोस कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, तो आपको सही सेंसेशन महसूस भी होगा। मालिश में प्रदान करता है जो थकान को दूर करने और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने में मदद कर सकता है। उसके अलावा आपके शरीर में स्थित अंगों के कार्य क्षमता के बारे में अनुमान भी देता है। यानी आपके कौन से ऑर्गन्स किस प्रकार से काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या कम कर रहे हैं या बहुत ही कम कर रहे हैं, उसका भी आपको अनुमान देता है, जिससे हम शरीर में होने वाली समस्याओं का पता लगा सकते हैं। साथ ही इस डिवाइस के उपचार करने
रोगों को ठीक भी किया जा सकता है, यानी इस डिवाइस का इस्तेमाल करके उसी रोगों को ठीक भी कर सकते हैं। ये आप इस डिवाइस के माध्यम से कर सकते हैं। इसके हिस्ट्री के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आपके पास एक्वालाइफ का बुक होगा तो इसमें विस्तार से दिया गया है। जिनके जिनके पास एक्वालाइफ का बुक है प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा, नहीं है तो मैं आपको अवेलेबल भी कराने की कोशिश करूंगा ई बुक के माध्यम से। तो इसके बारे में जो रिसर्च हुआ है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपी विद्युतीय चुंबकीय उपचारों का एक साथ मिला सहयोग है। 1780 में 1780 में एक वेस्टर्न साइंटिस्ट कार्बोनी ने मेढकों पर प्रयोग करते हुए विद्युतीय धाराओं के नसों और मांस पर प्रभाव करके पता लगाया, और 1783 में एक जापानी वैज्ञानिक हमिस्टो सैकिची ने विद्युत धारा का उपयोग करते हुए एक मानव पर प्रयोग किया। पहले मेढक में, फिर इंसान पे इसका प्रयोग किया गया, और 1825 में 1825 में एक फ्रांसीसी जो रिसर्चर सांडेरा ने नर्वस सिस्टम की बीमारियों का इलाज करने के लिए गैल्वेनिक एक्यूपंक्चर का उपयोग करना शुरू किया, यानी 1825 में इसकी शुरुआत हुई। 1859 में एक जापानी वैज्ञानिक सुकुमा सोजन ने बीमारियों के उपचार के लिए पहला विद्युत धारा उपकरण बनाया। पहला उन्होंने वो डिवाइस बनाए थे, और 1950 में एक जापानी डॉक्टर नाकातानी योशियो ने एक प्रत्यक्ष धारा प्रतिरोधक उपकरण का उपयोग किया ताकि गुर्दे की बीमारी यानी किडनी के से संबंधित बीमारी वाले मरीजों की त्वचा के नीचे विद्युत धारा की मात्रा को मापा जा सके। उन्होंने पाया कि पैर के त्वचा के नीचे एक्यूपंक्चर बिंदु की एक श्रृंखला है पैर के तलवे में। यहाँ विद्युत धारा की मात्रा शरीर के अन्य हिस्सों से अधिक होती है। उन्होंने जो एक्यूपंक्चर बिंदु को पाया वह प्राचीन पुस्तक द बुक ऑफ किडनी में वर्णित के समान है। बाद में उन्होंने साबित किया कि हमारी बॉडी में 12 चैनल और उसकी शाखाएं समान घटना प्रदर्शित करती है। उन्होंने दावा किया कि एक्यूपंक्चर बिंदु बिजली को बहुत प्रभावी ढंग से प्रभावित करते हैं, और ये बिंदु एक चैनल में जुड़े हुए होते हैं। वही एक्यूप्रेशर के मेरिडियन के सिस्टम पे काम करती है। लेकिन हाल के समय में आधुनिक प्रतिरोधक उपकरणों के आविष्कार के साथ साथ अब हमारे पास एक्यूपंक्चर बिंदु का परीक्षण करने और उनके द्वारा पेश किए गए प्रतिरोध को मापने की क्षमता है। जब हमें पता चलता है कि प्रतिरोध मजबूत है, तो इसका मतलब है कि विद्युत धारा जितनी होनी चाहिए उतना है, उससे कमजोर है, और यह जीवन ऊर्जा में कमी को दर्शाता है। हमारी बॉडी में जो सेंसेशन होता है, अगर वहां पे सेंसेशन सही ढंग से पास नहीं हो रहा है तो वो आपको कमी को दर्शाता है। जब प्रतिरोध कमजोर होता है तो इसका मतलब कि विद्युत धारा बहुत अधिक है, इससे ऊर्जा की अधिकता होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिवाइस का उपयोग करके हम शरीर के विभिन्न एक्यूपॉइंट के माध्यम से विद्युत धारा के असामान्य प्रवाह को जल्दी से माप सकते हैं, और ये असामान्य प्रतिरोध माप जो हम डायग्नोस करते हैं हाथ के उन हिस्सों में तेज चुभन सुई जैसा महसूस कराता है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों से संबंधित होते हैं। हमारे इलाज में मुख्य रूप से 2 मोड होते हैं। डायरेक्ट मोड में एक व्यक्ति जल्दी से उस एक्यूपॉइंट की पहचान कर सकता है जहां प्रतिरोध असंतुलित है, इम्बैलेंस है। इन बिंदु को रिले मोड में उत्तेजित करके उपयोगकर्ता इन एक्यूपॉइंट्स में ऊर्जा का प्रवाह को सही स्तर पर जल्दी से बहाल कर सकता है, यानी सही कर सकता है। लेकिन वर्तमान में जापानी और चीनी अस्पताल और चिकित्सा केंद्रों में पारंपरिक एक्यूपंक्चर जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है और हर्बल उपचारों को सर्जरी और दवाओं जैसी पश्चिमी विधियों के साथ मिलाकर उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारी डिजीज को कंट्रोल करना और उसको दूर करना या उससे रिकवरी पाना दुर्लभ हो जाता है। इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो रूट कॉज को सही ढंग से पता लगा लेते हैं और थेरेपी में भी आपको हेल्प मिलता है। लेकिन जिस देश ने एक्यूपंक्चर का उपयोग में सभी को पीछे छोड़ दिया हुआ है फ्रांस, लगभग 6000 डॉक्टर एक्यूपंक्चर का उपयोग करते हैं और 15 से अधिक अस्पतालों में नियमित उपचार के माध्यम यही डिवाइस होता है। 1970 के दशक में के अंत में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक श्रृंखला अध्ययन की और घोषणा की कि एक्यूपंक्चर चिकित्सा 40 मुख्य आंतरिक रोग चिकित्सा में अत्यधिक प्रभावी है। उन्होंने रिसर्च किया
अब यह आम है कि कई पश्चिमी चिकित्सक और चिकित्सा सुविधाओं में एक्यूपंक्चर का उपयोग होता है। हालांकि इस चिकित्सा का अधिकांश उपयोग दर्द नियंत्रण तक सीमित है और आंतरिक चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और हमने जो मास्टर क्लास में आपको बताया था, एक्यूपंक्चर, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर और मैग्नेटिक थेरेपी, इस चारों के सहयोग से डिवाइस बना हुआ है, उसी टेक्नोलॉजी पर आधारित वही बेनिफिट आपको देगा एक साथ, कंबाइंड सॉल्यूशन, और जिसका नाम है एक्यूलाइफ। लेकिन उस डिवाइस के बारे में कुछ पेटेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एफडीए अप्रूव्ड है। अलग अलग देशों में जो पेटेंट लिए गए हैं उसका यहाँ लिस्ट है, आप इसको ले सकते हैं, अलग अलग सोर्स से लिया गया है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। यस, आगे बढ़ते हैं। ये एक सर्टिफिकेट है, यहाँ पे ब्लड दिख रहा है, हम कोशिश करेंगे आप लोगों को अवेलेबल कराने की। थोड़ा सा हमारे पास भी जो है वो भी ब्लड ही है। ये यूएस का फूड एंड ड्रग एजेंसी से आपको लिया गया है, जो एफडीए से अप्रूव्ड है, वो सर्टिफिकेट है जो इस डिवाइस को दिया गया है। जब इस डिवाइस को आप परचेज करते हैं, आप अपने पास रखते हैं, अपने पास परचेज करके बुलाते हैं, तो इस डिवाइस के साथ आपको मिलता है एक प्रो पैच मिलता है, ये ब्लू पॉइंटर मिलते हैं और कनेक्टर मिलता है। ये इलेक्ट्रिक मोड पे हम चला सकते हैं और हैंड चार्ज मिलता है और 3 बैटरी भी मिलते हैं। कहीं कहीं फ्रेंचाइजी से नहीं भी अवेलेबल होता है तो डायरेक्ट भेज देते हैं, क्योंकि अगर सेल उसके अंदर रखा रहेगा तो खराब हो जाएगा, और खराब हो जाएगा तो आपका डिवाइस भी खराब हो जाएगा, इसलिए वो उसके अंदर नहीं रखते हैं। और जब भेजते हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं और थोड़ा सा नहीं भेजेंगे तो भी क्या होगा, बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइजी करते हैं, लेकिन भेजना चाहिए। और उसके साथ साथ वारंटी कार्ड भी होता है, जिससे आप अपने डिवाइस की वारंटी को मेंटेन कर सके और वारंटी के दौरान कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी हो जाए। कुछ डिवाइस ही है, बहुमूल्य से बहुमूल्य डिवाइस भी कभी कभी दिक्कत दे देती है, इस दौरान आप इसको कंपनी के भेज करके आप उसको सही करवा सकते हैं। ये डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग होती है ताइवान में और इसका डिजाइन बना है जापान में, तो आप किसी को आसानी से बोल सकते हैं कि ये इसका क्रेडेंशियल है और लोगों को बता भी सकते हैं। लेकिन इस डिवाइस का इस्तेमाल करने से पहले कुछ सावधानी भी रखना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखने की चीज है और हर व्यक्ति को बताना चाहिए। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने हेल्थ सेंटर में इसको लगा सकते हैं, जिससे आप लोगों से पूछ सके, क्योंकि सावधानी भी जरूरी है। सावधानी क्या जरूरी है? सावधानी ये है कि उन व्यक्ति को इसकी थेरेपी नहीं देनी है जिनको पेट में कर लगा हुआ है। हार्ट के अंदर एक डिवाइस लगा होता है जो आपके हार्ट बीट को बढ़ाता है, आपके हार्ट की पंपिंग को बढ़ा के रखता है। किन्हीं को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, या किन्हीं को हार्ट अटैक आ जाता है, या किन्हीं को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, तो कभी कभी उनके हार्ट का फंक्शन सही नहीं होता है, तो हेल्थ एक्सपर्ट या मेडिकल जो डॉक्टर होते हैं वो पेसमेकर लगाते हैं, जिससे हार्ट की पंपिंग सही से होता है। उस डिवाइस का नाम है पेसमेकर। और दूसरा है प्रेग्नेंट लेडीज को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और 3 साल से कम उम्र के बच्चों को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जिनके शरीर में कोई मैग्नेट ट्यूमर है उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और उन पेशेंट को भी नहीं करना चाहिए जिनको हेमरेज जैसा कोई टेंडेंसी है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को ऑप्टिमम करने का भी प्रयास करती है, तो उसके कारण कहीं ब्लड क्लॉटिंग रुके ना, कंटिन्यू ब्लडिंग होते रह जाए, इसलिए सावधानी भी बरतनी जरूरी है। और उन व्यक्ति को भी नहीं करानी चाहिए, उन पेशेंट को भी नहीं करानी चाहिए जिनको ट्यूबरक्लोसिस का सिम्टम्स है, या हाल फिलहाल में ट्यूबरक्लोसिस खत्म हुआ है। कम से कम ट्यूबरक्लोसिस का जो कोर्स होके 6 महीने हो जाए तब इस्तेमाल कराना चाहिए। और उसके अलावा जो क्रोनिक एल्कोहलिक है, दिन रात लगे रहते हैं, उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उनकी गाड़ी चल रही है, भले उनको लगता है हमारे शरीर में कुछ नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी बॉडी डैमेज हो रही है। कौन सा ऑर्गन्स वीक है, कौन सा ऑर्गन्स डैमेज हो चुका है, और कभी इस्तेमाल कराएंगे और कोई सिम्टम्स उभर के आ जाए
और फिर लेने के देने में पड़ जाए। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और कहते हैं ना, सुरक्षा से देर देर भली, वही सुरक्षा से देर भली वाली बात यहाँ लागू होती है। तो आगे बढ़ते हैं और इसको समझने का और प्रयास करते हैं। ध्यान देने वाली जो मुख्य बातें हैं, अटेंशन के साथ उसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यह ध्यान देना है, इसका उपयोग खाना खाने या कुछ खाने पीने के 1 घंटे के बाद ही करें। हम जब खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन शुरू हो जाता है, हमारे ब्रेन का भी ब्लड सर्कुलेशन कुछ हिस्सा हमारे स्टमक में आ जाता है और पैर का भी कुछ हिस्सा यानी हमारे स्टमक में आ जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत महत्वपूर्ण गतिविधियां हो रही है। इसलिए अगर आप उस दौरान अगर थेरेपी लेते हैं तो आपको उतना ज्यादा इफेक्ट महसूस नहीं होगा और आपका डाइजेशन भी सही ढंग से नहीं हो पाएगा। उसके अलावा यदि आप बहुत अधिक थकान महसूस कर रहे हैं तब भी इस डिवाइस का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स हो जाए, आपकी बॉडी ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा सही हो जाए, आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाए, तो आप इसकी थेरेपी लेंगे, आप उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, उसको फील कर पाएंगे। नहीं तो आप थके हैं और आपको कोई थेरेपी देगा या आपको कोई चेक करेगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जब भी आपके क्लिनिक में आपके पास कोई आए तो उनको थोड़ा बोलिए, थोड़ा सा लंबी गहरी सांस लीजिए, 5 मिनट रुकिए, उनसे थोड़ा सा अच्छे से बात कीजिए, उनके माइंड को रिलैक्स करिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। इसके बारे में थोड़ा सा अपना फीडबैक दे सकते हैं, किसी की टेस्टिमोनी सुना सकते हैं, जिससे मोटिवेट हो जाएंगे और रिलैक्स भी हो जाएंगे। फिर आप उनको डायग्नोस कर सकते हैं, उनको थेरेपी दे सकते हैं। उपयोग करने के बाद ठंडे पानी से ना नहाएं और ठंडी कोई पदार्थ न पिए। ये विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं और आपकी बॉडी में एक इलेक्ट्रिक सेंसेशन भी जाती है। आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल एक्टिवेट मोड में होती है और एनर्जी चैनलाइज भी होती है और एनर्जी बैलेंस भी होती रहती है। लेकिन अगर आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं, आपकी बॉडी का जो प्रोसेस हो रहा है अंदर में वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आपको थेरेपी का उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर आपने केवल डायग्नोस कराया है, डायग्नोस कराने के बाद भी आप ठंडे पदार्थों का सेवन करते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, तभी एनर्जी का फ्लक्चुएशन हो सकता है। एनर्जी का फ्लक्चुएशन से कभी हेडेक आ सकता है, कभी थोड़ा सा कोई अंगों में नमनेस आ सकती है, तो इससे बचने का प्रयास करें। उसके अलावा उपयोग के बाद एक बड़ा गिलास गुनगुना पानी पीने का कोशिश करें, क्योंकि आपकी बॉडी थोड़ी सी हीट बढ़ जाती है। तो हीट बढ़ जाती है, ठंडा पानी पिएंगे तो भी दिक्कत आ सकती है, इसलिए थोड़ा गुनगुना पानी पिएंगे। यानी गुनगुना पानी या ठंडा पानी भी अंदर जाके सही उसी टेम्परेचर में हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा गुनगुना पानी पिएंगे बॉडी को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, क्योंकि अंदर जाके तो पानी गर्म ही हो रहा है, तो इजिली आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी और आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो पाएगा। और जो गुनगुना पानी पीते हैं ये शरीर के विषाक्त यानी टॉक्सिन जो मटेरियल होते हैं उसको बाहर निकालने में हेल्प भी करता है, जिससे आपके शरीर के लिए भी हितकारी है, उपयोगी है। और 5वां जो पॉइंट है, मशीन का उपयोग केवल सूखे हाथ से करें, गीले हाथ से कभी न छुएं, क्योंकि इसके अंदर से सेंसेशन निकलता है। कभी कभी हो सकता है कि इसको सेंसेशन ज्यादा है, इसलिए जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आया हाथ धो करके तो उनको थोड़ा सा रब करने की बोलिए, हाथों का स्किन नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए, तब उसका थेरेपी या उनको उपचार करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों को साथ ऐसा होता है, लेडीज के साथ या जिनको एसिडिटी ज्यादा होती है या जिसके स्किन पतले होते हैं, जैसे अगर आप पॉइंटर लगाएंगे उनके हाथों से पसीने आने लगते हैं, तो उनको क्या करना है, रुमाल से, किसी टॉवेल से या किसी दुपट्टे से आप उनको बोलिएगा पोंछ लीजिए, साफ कर लीजिए, और फिर जैसे पसीना आए उनको साफ करने के लिए बोलिए, 2-4 बार साफ करेंगे। और पहले क्या करना है, ये विशेष रूप से ध्यान देना है, जिनको ऐसा सेंसेशन आ रहा है तो उनको पहले 0 यानी विदाउट किसी सेंसेशन मोड पे जाए, बस केवल आप उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, उनसे बात कीजिए और केवल टच करके रखिए। उनसे पूछिए आपको कोई सेंसेशन हो रहा है, बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, तो जैसे जैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पसीना आना भी कम हो जाएगा। इस तरीके से आप उनको विशेष रूप से ध्यान दिलाइएगा और उनके प्रति आप ये भाव बना कर रखिएगा, उनको ये बताना भी जरूरी है। उसके अलावा ऐसे जेवर उतार दे चुंबक की तरह पॉइंटर से चिपक जाए। जब भी आप किसी को डायग्नोस करते हैं, जब भी कभी किसी को उपचार करते हैं, तो विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। हाथ में रिंग होते हैं, आप उसको उतार सकते हैं, लेकिन ये विशेष रूप से ध्यान देने की बात है
कि अगर आप हेल्थ सेंटर है, वेलनेस सेंटर है आपका या डेमो सेंटर है, उनकी ज्वेलरी को विशेष रूप से ध्यान दीजिए, उनके सामने रखिए और या उसको बोलिए, आप एक पाउच रखिए, उस पाउच में रख करके उनके पर्स में, उनके कैरी बैग में, उनके थैले में जरूर रख दीजिए। आपके पास रहेगा तो कभी गलती से छूट जाएगा तो लेने के देने जो इल्जाम लगने की बात होती है वो हो सकता है। या इल्जाम न लगे लेकिन आपके ऊपर एक बर्डन होता है, अरे उसका सामान गुम हो जाएगा तो क्या करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो थेरेपी में जो हेल्प करने की बात होती है, होता है ना, इसलिए जरूरी है कि वो मेटल से बना हुआ होता है और आपके पॉइंटर में मैग्नेटिक जो एनर्जी होती है वो चिपक जाती है, तो वो नुकसान कुछ नहीं करता है। लेकिन क्या होता है, अगर आप यहाँ पॉइंटर लगा रहे हैं लेफ्ट और राइट ब्रेन आर्टरीज में और वहां पे रिंग है, तो आप लगाएंगे पॉइंट पे और खिसक के वो उस रिंग में चिपक जाएगा, तो सही तरीके से आप उसको डायग्नोस नहीं कर पाएंगे और थेरेपी देने में आपको असुविधा होगी। इसलिए निकालने के लिए बोलते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए आप उसको निकलवा सकते हैं। और जहां अगर नहीं जरूरत है तो नहीं भी निकलवा सकते हैं, इसलिए इससे कोई दिक्कत नहीं होती। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा जिन मरीजों को, जी हाँ, स्किन की समस्या है, वे मशीन का उपयोग करने से पहले दस्ताना का यानी ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनकी स्किन की डिजीज होती है, हाथों में रेसेस होते हैं, हाथों में कुछ अलग प्रकार के स्किन प्रॉब्लम होने लगते हैं और या कोई एलर्जी होते हैं, तो अगर आप थेरेपी देते हैं आप जरूर पहन के रखें, क्योंकि उनका इन्फेक्शन आपको आ सकता है और आप अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो और किसी को फैल जाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि आज के समय में हर आदमी परेशान है, हर आदमी हताश है और हर आदमी डरे हुए होते हैं। क्योंकि आपके पास जो लोग आते हैं वो खुशी से नहीं आते हैं, परेशान होते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर के, अपनी समस्या को लेकर के, अपनी समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप उनके सामने कुछ ऐसे वर्ड बोल देंगे कि हम आपको करंट से चेक करेंगे, हम आपके अंदर बिजली डालेंगे, हमारा जो डिवाइस है बिजली से चलता है, हमारा डिवाइस करंट निकालता है, तो लोग डरे जाएंगे, क्योंकि लोगों को करंट मतलब 420 वोल्ट का झटका समझ में आता है। उसके अलावा आप डायग्नोस करेंगे, डायग्नोस के दौरान बहुत सारे ऑर्गन्स में सेंसेशन आएगा, बहुत सारे ऑर्गन्स में तेज सेंसेशन आएगा, कभी कभी उंगलियां टेढ़ी हो जाते हैं। तो अगर आप वहां बोल दिए आपकी ये ऑर्गन्स खराब है, काम नहीं कर रहा है, तो लोग शॉक हो जाते हैं। इससे बचे, उनको बोल सकते हैं इस ऑर्गन्स की एनर्जी वीक हो रही है, इसका फंक्शन में थोड़ा सा स्लो हो रहा है, इस तरीके से का वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उनको इतना नहीं समझेगा, लेकिन बाद में जब उनको समझाएंगे क्यों ऐसा हो रहा है तो वो समझ पाएंगे। शुरुआत में आपको इस तरीके के वर्ड बोलने, खराब और करंट जैसा शब्द विशेष रूप से ध्यान उनके माइंड में नहीं लाना है और कुछ ऐसा शब्द का उच्चारण नहीं करना है जिससे वो ज्यादा डर जाए, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है इस थेरेपी के प्रति। उसके अलावा इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि आपके चार्ट में, आपके पास अगर चार्ट होगा तो आप चार्ट को इसको देखिए और चार्ट में इस बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान देने की कोशिश करना है, इस पॉइंट का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपके चार्ट में इस प्रकार के शेप बने होंगे। पॉइंट का पहला होगा ब्लैक डॉट, बड़ा सा एक सर्कल होगा, एक होगा हॉलो यानी केवल ब्लैक कलर का एक ये एज होगा और बीच में ट्रांसपेरेंट होगा, एक इस तरीके से ओवल शेप होगा और उसके अलावा फोर्थ होगा ये ऑर्गन्स का शेप होगा, अलग अलग ऑर्गन्स का शेप बना होगा और उसके अलावा जो पीछे हथेली के पीछे होता है येलो पॉइंट्स और पीछे होता है ये ऐसा बॉक्स सर्कल। यानी ब्लैक पॉइंट का मतलब क्या होता है, अगर आप वहां डायग्नोस करेंगे तो केवल टच करना है और हटा लेंगे, वहां पे रखे नहीं रहेंगे, बस टच करेंगे हटा लेंगे, सेंसेशन महसूस होने लगता है। और उसके अलावा ब्लैक डॉट होते हैं वो बॉर्डर एजेस पे होते हैं, जब हमारा ब्लैक स्किन और डार्क स्किन जहां मिलता है उस एज होता है वह हमारा ये पॉइंट होता है, पॉइंट का नंबरिंग होता है, उस पॉइंट उस जगह ये इस तरीके के एजेस होते हैं, ये ब्लैक डॉट बना हुआ होता है
और उसके अलावा जो ओवल शेप होंगे, ओवल शेप का मतलब होता है रोटेट द पॉइंटर अकॉर्डिंग टू द शेप। उस शेप के हिसाब से आपको पॉइंटर को रोटेट करना है उस एरिया में, उससे रिलेटेड पॉइंट आते हैं। उसके अलावा ऑर्गेन्स का पिक्चर होता है वहां पे, मेक अ सर्कल अराउंड द फिगर। आपका जो ऑर्गेन्स है उस एरिया में आप सर्कल और उस हिसाब से आप घुमाएंगे, जिस जिस ऑर्गेन्स का जो शेप है उस हिसाब से आप जिस एरिया में सेंसेशन होगा उस ऑर्गेन्स के उस एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है, उस एरिया में दिक्कत हो सकती है, उससे रिलेटेड आप उनको गाइड कर सकते हैं। उसके अलावा हथेली के पिछले हिस्से में जो येलो पॉइंट होते हैं, यहाँ पे डायग्नोस करने की जरूरत नहीं होती है, डायग्नोस नहीं करते, वहां पे हम ट्रीटमेंट देते हैं क्योंकि ये बैलेंसिंग पॉइंट कहलाते हैं। यहाँ पे हम केवल एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा बॉक्स का जो फिगर बना हुआ होता है वो साइन रोटेट द पॉइंटर अकॉर्डिंग टू शेप। जिस तरीके से इस पॉइंट पे हम को समझ लिए और यहाँ पे जो हम उस तरीके से रोटेट करते हैं, ऑर्गेन्स पे जिस तरीके से रोटेट करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम बॉक्स के बने हुए शेप पर भी हम रोटेट करने की कोशिश करेंगे जो हमारे इस एरिया में होते हैं, हथेली के पिछले हिस्से में। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं 7 बेसिक ऑफ एक्विलाइफ। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि हम जो डिवाइस का हम जो इस्तेमाल करेंगे तो डिवाइस करने से पहले समझना जरूरी है कि मशीन को बैटरी के बजाय हम सीधे इलेक्ट्रिक के माध्यम से चलाने की कोशिश करें। हम इलेक्ट्रिक के बदले हम जो सेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिपल ए सेल पे चलता है और उस ट्रिपल ए का इस्तेमाल तो कर लेंगे, लेकिन कब वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है पता नहीं चलता। तो कभी आपने किसी को थेरेपी दे रहे हैं और आपका बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है और सही तरीके से आप सेंसेशन मेजर नहीं कर सकते और किस तरीके से बेनिफिट दे रहा है या किस तरीके से रिजल्ट दे रहा है या सही हमें डायग्नोस करने में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको दिक्कत हो जाती है। इसलिए अगर पावर पॉइंट से अगर आप कनेक्ट करके देते हैं तो सेंसेशन भी बराबर आता है, थेरेपी भी बराबर होती है और आपका डिवाइस भी सेफ रहता है। सेफ इसलिए रहता है कि कभी कभी आप लगा हुआ छोड़ देते हैं सेल तो सेल गीला हो जाता है और पिघल करके आपके उस डिवाइस का अंदर का जो बोर्ड है उसको डैमेज न कर दे। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान देंगे। और कभी भी आप ट्रेवलिंग में आप लैप को इस्तेमाल करते हैं सेल के माध्यम से तो सेल डिवाइस का इस्तेमाल करने के बाद निकाल के रख लें, जब भी इस्तेमाल करें सेल लगा दें, हमेशा सेल लगा के न रखें। उसके साथ साथ यदि आप इसे बैटरी पर चला रहे हैं तो उपयोग के बाद बैटरी अवश्य निकालना मत भूलिएगा। और जब भी इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं बीप की आवाज इस बात की पुष्टि करिएगा कि मशीन सही ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही। आप जब भी डिटेक्ट मोड इस्तेमाल करते हैं या रिलीफ मोड इस्तेमाल करते हैं, आप बीच का जो पॉइंटर होता है आप स्क्रीन पे यहाँ देख रहे होंगे, ये बीच का होता है, उसको दबाएंगे बीप की आवाज चलेगी। बीप का आवाज करता है यानी उसका फंक्शन ऑन हो गया। अगर ये नहीं दबाएंगे तो उसका फंक्शन ऑन नहीं होगा और सेंसेशन महसूस नहीं होगा, चाहे डिटेक्ट मोड हो या रिले मोड हो। उसके अलावा आपके पास नीला पॉइंटर होता है, ब्लू पॉइंटर होता है, जो ये आपके पास ऐसा दिख रहा होगा। कुछ सावधानी से पकड़े और सुनिश्चित करें कि यह सीधा रहे, त्वचा पर लेटा हुआ या तिरछा ना रहे। कभी कभी क्या होता है हम इसको ऐसे तिरछा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जिससे पॉइंटर ऊपर की होता है और हमें सही तरीके से डायग्नोस करने में दिक्कत होती है। इसलिए जब भी पॉइंटर हो रखें तो पॉइंटर को सीधा रखने की कोशिश करेंगे, पॉइंटर को सही तरीके से पकड़ने की कोशिश करेंगे और सही तरीके से पॉइंटर को नहीं पकड़ते हैं तब वायर टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, कटना शुरू कर देता है। इसलिए पॉइंट को सही तरीके से पकड़ने की कोशिश करेंगे जिससे आप डायग्नोस कर पाएंगे और मशीन चालू करने के तुरंत बाद पॉइंटर को अपनी हथेली पर घुमाएं। सबसे पहले क्या करना है, बहुत जरूरी है, आप जब भी मशीन को चालू करते हैं सबसे पहले अपने मशीन को चालू करते हैं अपने हथेली पे जरूर घुमाएं। आप अपने हाथ में आप उस पैच को रखें और अपने हथेली पे चला के देख लें कि सेंसेशन आ रहा है या नहीं आ रहा और कितना आ रहा है, और डिवाइस को भी देख लेंगे कि डिवाइस पे सेंसेशन का कितना नंबर पॉइंट पे है। नहीं तो कभी कभी डिवाइस को ऑन करेंगे और गलती से दब गया 1 के बदले 15 और किसी को आपने लगा दिया और उसको ऐसा झटका लगा कि हाथ खींचा, आपका पॉइंटर का वायर ब्रेक हो गया और लेने के देने हो गए। इसलिए बात का विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा डायग्नोस शुरू करने से पहले
श्वासन पॉइंट पे चेक करना बहुत जरूरी है। श्वासन पॉइंट यानी लंग्स का 11 नंबर, LU 11 नंबर पॉइंट होता है। LU 11 इस पॉइंट को हम विशेष रूप से समझने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी पॉइंट LU 11, ये LU 11 कैसे चेक करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, ये विशेष रूप से समझना जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से LU 11 को मापते हैं, मेजर करते हैं। आप ये देख रहे होंगे हमारे हाथ पर, एक हमने सीधी रेखा इधर से खींचा और एक नाखून के पास ये सीधी रेखा, जहां ये मिला वही हमारा LU 11 पॉइंट नंबर पॉइंट होता है, वही हमारा LU 11 पॉइंट होता है। इस LU 11 पे हम पहले पॉइंटर को रखते हैं और सेंसेशन को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। किसी को 1 नंबर पे सेंसेशन आता है, किसी को 2 पे, किसी को 3 पे और किसी को 4 पे भी आ सकता है। लेकिन कोशिश करना चाहिए, अगर बच्चे हों, लेडीज हों, उनको पहले 0 से शुरुआत करें। उनसे पूछें, क्या आपको सेंसेशन महसूस हो रहा है? आपको कोई तकलीफ हो रही है, कोई जलन हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है? बोलेगा नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। और तुरंत उसको फिर हथेली पे घुमाएंगे उस पॉइंटर को, 0 पे, कहीं हो रहा है, कहीं हो रहा है, बोलेंगे नहीं हो रहा है। फिर आप श्वासन पॉइंट पे लेके जाइए और फिर 1 नंबर पे बढ़ाइए, उस अपने पॉइंटर, अपने लाइन को बढ़ाइए, सेंसेशन को बढ़ाइए और फिर उनसे पूछिए कुछ हो रहा है? तो बोले हाँ अब हो रहा है। फिर वो बढ़ाइए, बोले हाँ अब हो रहा है। और उनसे पूछते जाइए, क्या आप सह सकते हैं, इसको सहन कर रहे हैं, सहन कर पाएंगे? बोलेगा हाँ। फिर बढ़ाइए और आप उनको चेक कर सकते हैं कि किस नंबर तक वो सहन कर सकते हैं। कोई 1 नंबर पे बोलेगा बस, ऐसे बोलेंगे बस, तो वहां से हटा लेना है और फिर हथेली पे घुमाना है और उनसे पूछिए, क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है? बोलेंगे हाँ यहाँ महसूस हो रहा है। जहां मोटी चमड़ी हो, जहां इस एरिया में मोटी चमड़ी हो, यहाँ सेंसर कम होता है, पहले वहां लगाइए। यहाँ हो रहा है? नहीं। फिर थोड़ा नीचे कीजिए, यहाँ हो रहा है? हाँ। यहाँ हो रहा है? नहीं। यहाँ इस तरीके से थोड़ा सा उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से जहां हो, आप उसके हिसाब से चेक करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को डराना नहीं, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है। अगर आपने लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया तो आप थेरेपी देने से पहले डायग्नोस करना सीख पाएंगे, और डायग्नोस करना सीख पाएंगे, आपका बिजनेस चल पड़ेगा और सही तरीके से थेरेपी ले भी ले सकते हैं और दे भी सकते हैं। और जब आप शासन को चेक करते हैं तो ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल का पता लगाती है, आपकी इम्यूनिटी का पता लगाती है। अगर आप किसी को डायग्नोस करते हैं, किसी का सेंसेशन एक ही होता है, यानी एक ही पे वो बोलते बहुत हो गया, तो समझ लीजिए उनका इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है, उनकी बॉडी एसिडिक है, उनकी बॉडी एसिडिक है। जल्दी उनको कोई इंफेक्शन हो जाता है, जल्दी उनकी बॉडी में कोई ना कोई एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, उनका डाइजेशन वीक है। दूसरा नंबर पॉइंट है, तो थोड़ी सी इम्यूनिटी उनकी अच्छी है, और तीसरा है तो अच्छी है, और चौथा है तो और अच्छी है। लेकिन और अच्छी का मतलब ये नहीं कि बीमार नहीं पड़ेंगे और उनको कोई तकलीफ नहीं, अंदर ही अंदर कोई ना कोई समस्या होती है। अगर आप उनको भी आप हथेली पे चेक करेंगे तो उनको भी प्रॉब्लम निकलेंगे। और यदि मशीन को किसी भी पॉइंट पर अधिक संवेदना, अधिक सेंसेशन महसूस हो रही हो, तो उसके बारे में उनसे जरूर पूछें, क्या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है आपको पहले से, वो क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है। आगे हम इसको बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे किस पॉइंट का क्या मतलब होता है और किस तरीके से इसको जाने और समझे। उससे पहले हम आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं। लाइफ के इन गलतियों को, यानी इस गलतफहमियों को हम टालें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये गलतफहमियां भी होती है कि अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, ये समझने का प्रयास करें कि 1 से 15 तक के सेंसेशन यह केवल मशीन की पावर है। इसका मतलब यह नहीं कि मरीज ठीक हो गया है। हर किसी की सहन शक्ति अलग हो सकती है, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था
तो बहुत सारे लोगों को हमने चेक करने की कोशिश की थी, बहुत सारे लोग हमारे पास आते थे इस डिवाइस को चेक करने के लिए। हम इस डिवाइस से लोगों को चेक करने की कोशिश कर रहे थे, लोग इस डिवाइस को चेक करने के लिए आते थे और ऐसे देते हाथ और टाइट करके रखते थे, कुछ हो रहा कुछ हो रहा, ऐसे करके आते थे। तो 15% सेंसेशन नहीं महसूस होता था। इसका मतलब क्या उनको प्रॉब्लम है या नहीं है? प्रॉब्लम है। किसी का स्किन मोटा होता है, जो खेतों में काम करते हैं उनके भी स्किन मोटे होते हैं, और जो ज्यादा वजन उठाते हैं या बॉडी में ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं तब भी सेंसेशन महसूस नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन वीक होते हैं तब भी सेंसेशन महसूस नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको बीसीएम मशीन की थेरेपी करवाइए, उनको अच्छे तरीके से हथेली रख करके बीसीएम मशीन की थेरेपी कराइए, जिससे हाथों के हथेली में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो, थोड़ा सा उसका स्किन सॉफ्ट हो जाए, या थोड़ा सा ऑयल या थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा के उनको अच्छे से मसाज करवाइए, जिससे स्किन थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए और सेंसेशन सही ढंग से महसूस होने लगे और सही तरीके से आप उनको डायग्नोस भी कर पाए। सेंसेशन महसूस न होना यानी अगर मरीज को कुछ महसूस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो सोचते हैं, कई बार नसों की कमजोरी या ब्लॉकेज होने की वजह से भी सेंसेशन नहीं हो पाता है। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। और पॉइंट पर सेंसेशन अधिक हो रहा है या शरीर में जहां भी समस्या हो वहां चुभन तेज हो सकती है, लेकिन सामान्य पॉइंट पर भी हल्की झुनझुनी महसूस होना नॉर्मल है, क्योंकि इसके अंदर से सेंसेशन निकलता है। कभी कभी क्या होता है, हम कहीं भी घुमाएंगे तो हल्का सा सेंसेशन महसूस हो सकता है किसी किसी को, सबको नहीं होता है लेकिन किसी किसी को हो सकता है। इसका मतलब वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, ये समान हो सकता है। हम यहाँ भी लगाएंगे तब भी सेंसेशन महसूस होगा, यहाँ भी लगाएंगे तब भी सेंसेशन महसूस होगा, क्योंकि हल्की सी प्रिकलिंग सेंसेशन महसूस होता ही है। बाएं हाथ पर पैच इसलिए लगाते हैं लोग क्योंकि ये लेफ्ट हैंड में इसलिए लगाते हैं कि ये हार्ट के नजदीक होता है। आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट में लगा सकते हैं, वो उतना ही काम करता है। पैच का काम सर्किट पूरा करना होता है। इसे बाएं हाथ पे रखना अनिवार्य नहीं है, बस इस बात का विशेष ध्यान देना जरूरी। हार्ट पेशेंट की को सावधानी रखना है और उनसे भी सावधानी बरतवानी है, क्योंकि हार्ट के लिए नजदीक होता है लेफ्ट हैंड का। आप हाथ में भी लगाएंगे, पैर में भी लगाएंगे और अपने हाथ में भी लगा के डायग्नोस करेंगे तब भी वही रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर आप पेशेंट के हाथ में पैच लगा के और उनके डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि हम किसी हेल्थ एक्सपर्ट के पास बैठे हैं, सही ढंग से डायग्नोस कर रहे हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपके प्रति बिलीव बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है। इस रूप से आप पैच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने जाना समझा इसके बारे में विस्तार से, और आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना, और मुझे आशा है, विश्वास है, इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाएंगे और अपने इस फील्ड को बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे।